हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो यार जेई एडवांस्ड पीवाई की सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं दैट इज मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1। और मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 में जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, या इसको हम लोग एटॉमिक फिजिक्स भी बोलते हैं। एटम्स चैप्टर के नाम से जाना जाता है ये एनसीईआरटी में। तो मॉडर्न फिजिक्स हम सबको पता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज जेई एडवांस्ड इज कंसर्न, क्योंकि इसमें से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं और काफी इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जेई मेंस से अगर कंपेयर करो तो जेई मेंस लेवल के इसमें क्वेश्चन पाए जाते हैं और काफी स्कोरिंग होते हैं, इसलिए ये चैप्टर छोड़ना इज नॉट एडवाइजेबल। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो पूरा पूरा कोशिश करो कि ये सॉल्व करके ही आना, क्योंकि जो रोटेशन होते हैं या फिर कुछ ऐसे टफ टॉपिक्स होते हैं, मैकेनिक्स के टफ टॉपिक्स होते हैं, उसमें लोग उलझ के रह जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन में लोग उलझ के रह जाते हैं और फिर अपने ऊपर ईगो में ले लेते हैं कि हमें रोटेशन के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मॉडर्न फिजिक्स का उठा के देख लो, मॉडर्न फिजिक्स का भी वेटेज उतना ही रहता है जितना कि मैकेनिक्स का रहता है, और इसके क्वेश्चन इतने इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो पहले ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, उसके बाद आराम से तुम जाओ मैकेनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जो स्कोरिंग पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट में अपना अच्छा ग्रिप बना लो। स्कोरिंग पार्ट इसको हार्डली, अगर आज तुमने ये टॉपिक देख लिया, ये चैप्टर आज जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये पीवाई को डिस्कस कर रहा हूं, ये तुमने एक बार देख लिया तो फिर तुम्हारा एक क्वेश्चन तो पक्का, एक क्वेश्चन पक्का, जो भी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन मिनिमम आना ही है। 2012 से लेके 2020 तक के ट्रेंड में अगर देखा जाए तो हर साल एक क्वेश्चन इसके ऊपर मिनिमम पूछा ही पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन यहां से पक्का कर ले जाओगे, क्योंकि बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। एक सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स इसमें लगता है और इससे सारे के सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर सॉल्व हो जाते हैं। तो चलो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जो हमारा पार्ट 1 है मॉडर्न फिजिक्स का। इसमें हम लोग जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं 2012 से लेकर 2020 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसा ट्रेंड में देखा गया है कि हर साल इससे एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से इसके ऊपर पूछा जाता है। तो बात करें अगर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को, तो मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं एटॉमिक फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स और एक्सरेज में, इन टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं। और उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एटॉमिक फिजिक्स, जिसको कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और सब्सिक्वेंटली हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बाकी जो भी टॉपिक्स है उसको हम लोग जल्दी खत्म कर डालेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि इसके ऊपर जो एटॉमिक फिजिक्स है उसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैं अभी जो टॉपिक बताने जा रहा हूं बस उतने से ही सवाल बन जाएगा, ठीक है। जो भी चीज हम लोग, जो भी फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं या जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूं, तुम्हारा एक बार वो रिवाइज भी हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इधर उधर से, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें आता है बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल में ही अगर हम लोग बात करें तो बोर्स मॉडल में किस तरह का हमारे पास में सिचुएशन है। सब ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, उसमें जेड अगर सपोज एटॉमिक नंबर है, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स की हम लोग बात करते हैं, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करता है। जो बोर्स मॉडल में हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉडल की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूं बोर्स मॉडल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें जो बेसिक सी बात ध्यान रखने वाली बात है ना, कि इसका जो भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जो हम लोग बोर्स ऑर्बिट की जो रेडियस डिफाइन करते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, या उसकी एनर्जी डिफाइन करते हैं, वो सारे के सारे कहां से हम लोग डिराइव करते हैं, वो सिर्फ हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट से डिफाइन करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन है इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, और जो हमारे पास न्यूक्लियस में ZE इतने प्रोटॉन्स रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच का एक अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पढ़ा होगा तो K इंटू ZE इंटू E, ठीक है। तो ZE स्क्वायर अपॉन, और इसकी जो रेडियस है R, ठीक है, तो R स्क्वायर। तो इतना जो भी इसमें फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से हम लोग निकालते हैं, कूलम्बिक फोर्स जो बोलते हैं। और ये किसके बराबर होता है, यही इसको नेट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन R। तो एक बहुत ही बेसिक सी बात है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा हम लोग हमें ये भी रिलेशन पता है दैट mvr दैट इज इक्वल टू, जो एंगुलर मोमेंटम हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो इसी दोनों इक्वेशन को लेते हुए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि बेसिक हमें पता होनी चाहिए कि ये जो भी हम लोग डिराइव कर रहे हैं, जो भी हम लोग रेडियस डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग एनर्जी डिफाइन करते हैं, वो बेसिकली हम लोग इसी दो
जो कॉन्सेप्ट है, इसी दो कॉन्सेप्ट को लेते हुए सारे के सारे हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके बाद अगर हमें बात करें इसकी रेडियस की, यहां से अगर इन दोनों फॉर्मूला को तुम सिंप्लीफाई करो तो जो रेडियस की जो वैल्यू आती है या प्रोपोर्शनलिटी आती है वो बेसिकली आती है 0.529, एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, n स्क्वायर अपॉन z। तो ये बेसिकली यहां से जो रेडियस आता है ये बेसिकली एंगस्ट्रॉम में आता है, और ये रेडियस हमें ये रिलेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता होनी चाहिए। और इसके अलावा एक चीज और, अगर इन दोनों को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि रेडियस इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है ना, थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग भी हमें पता होनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम 90% ऑफ द टाइम तुम्हारा रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, इससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कभी इन केस अगर तुमको कुछ ऐसा हाइपोथेटिकल केस दे दे जिसमें जो तुम्हारे पास में बोर्स मॉडल है, हाइड्रोजन लाइक जो मॉडल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जगह कुछ और दे दे, कुछ और चार्ज पार्टिकल दे दे, कुछ एक इस तरह का हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कुछ अच्छा क्वेश्चन उस पे ऊपर बना दे, उस केस में तुमको ये छोटी छोटी अगर चीजें पता है कि ये बेसिकली रेडियस जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें ना, फर्स्ट और सेकंड, तो ये रिलेशन आ जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट और सेकंड ये हमारे पास होना चाहिए। और तुम्हारे हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन लाइक एटम्स दिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस केस में तो ये धड़ल्ले से ये फॉर्मूला उसमें यूज कर सकते हो। और ये 90 to 95% ऑफ द केस में आर इक्वल्स टू 0.529 भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, n स्क्वायर अपॉन z से सॉल्व हो जाता है। बट बहुत कम चीजें याद करने के लिए तो ये इतनी थोड़ी सी डिटेलिंग याद कर लो। ठीक है, दिस इज रेडियस का फॉर्मूला। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला हमारे पास होता है एनर्जी। तो जो हमारे पास में जो बोर्स ऑर्बिट होती है उसमें हमारे पास में मान लो nth ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन्स, उसमें उसकी अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बेसिकली हम लोग एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी बात करें तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। और ये सारी चीजें हमें पता है कि nth ऑर्बिट में है और z जो है हमारे पास में एटॉमिक नंबर है, तो उस तरह से एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी आती है। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। और ये रिलेशन पता होना चाहिए कि एनर्जी, टोटल एनर्जी दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो ये भी एक रिलेशनशिप हमें पता होनी चाहिए। तो ये दो चीजें हमें पता है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट, n1 से n2। ठीक है, तो उस केस में जो चेंज इन एनर्जी होती है, जो चेंज इन एनर्जी, उसके ऊपर बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इसकी जो फॉर्मूला याद रखना चाहिए दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स बोल सकते हो, या दो डिफरेंट जो बोर्स ऑर्बिट के बीच में ये बेसिकली एनर्जी डिफरेंस हमारे पास में आती है। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट हमारे पास में फॉर्मूला है। इसके अलावा हम लोग बात करें इसी चीज़ को, एनर्जी को हम लोग hc बाई लेमडा के टर्म्स में बात करें तो बेसिकली अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये जो एनर्जी आई, ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ठीक है, और अगर हम लोग लेमडा के टर्म्स में इसी चीज़ को बात करें, ई को हम लोग लिख सकते हैं hc अपॉन लेमडा के टर्म्स में। ठीक है, तो उससे बेसिकली 1 अपॉन एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी 1 अपॉन लेमडा में आती है। और ये चीज बहुत आराम से ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि 1 अपॉन लेमडा को हम लोग आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेरे पास में रिलेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस यही कुछ बहुत सारी जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो याद रखना है। और इसके अलावा देखो क्या हम लोग बोल सकते हैं, अगर तुमको एनर्जी का रिलेशन पता है तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर मैं ये चीज बोलता हूं तो तुम क्या ये नहीं बता सकते हो कि वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी कैसी होगी, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। तो देखो एनर्जी अगर हम लोग हाफ mv स्क्वायर इस टर्म में अगर सोचो तो एनर्जी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड अपॉन एन। ठीक है, यहां से एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं हाफ mv स्क्वायर से। ठीक है, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे रिलेशन हम लोग निकालना हमें आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आती है जैसे कि सपोज और भी कुछ हम लोग को डिराइव करना रहा है, सपोज ओमेगा हम लोगों को बोल दिया, ओमेगा डिफाइन करने के लिए बोल दिया, तो ओमेगा इज तुम किसके प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, v बाई आर के प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। और v किसके प्रोपोर्शनल है, z बाई एन के प्रोपोर्शनल है। r किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी, कुछ भी चीज जो भी प्रोपोर्शनलिटी हमें पूछी जाए, जनरली प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही चीज इसमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम पे बस इतना ही चीज याद रखना है।
इस अगर तुम्हारा ये चीज क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन तुम्हारा जेईई एडवांस्ड में पक्का हो गया। जेईई एडवांस्ड 2021 में एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का हो गया। तो चलो हम लोग फटाफट, अब ये तो होगी छोटी सी बात, और हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो जेईई एडवांस 2020 में पूछे गए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद पोटेंशियल एनर्जी Vr इक्वल्स टू Fr। एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी है Vr इक्वल्स टू F इंटू R, वेयर F इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड R इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, तो हम लोग लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इट्स एनर्जीज आर कैलकुलेटेड यूजिंग बोर्स मॉडल। तो हम लोग यहां पर कौन सा मॉडल यूज करेंगे? बोर का मॉडल यूज करेंगे। ठीक है, ये बोर का हम लोग मॉडल यूज करेंगे। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी दी गई है। इफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स ऑर्बिट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर, जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर एंड इट्स स्पीड एंड एनर्जीज आर डिनोटेड बाई V एंड E। तो V इसकी स्पीड है, मैं यहां लिख देता हूं, V इसकी स्पीड है। ठीक है, और पार्टिकल की जो रेडियस है, ऑर्बिट की जो रेडियस है, R इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, एंड स्पीड एंड E इज बेसिकली इट्स एनर्जी। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कभी भी एनर्जी अगर बोला गया है तो टोटल एनर्जी हम लोगों को लेकर चल रहा है। देन फॉर nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के बारे में क्या चीज सही है? तो nth ऑर्बिट के बारे में हमें कुछ चीजें पूछी गई है। तो यार देखो, सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें जो बोर्स का बेसिक मॉडल, जो अगर हम लोग ध्यान करें तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो नेट फोर्स लग रहा है, जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उसको उन्होंने mv²/r के इक्वेट किया था। अब अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ r हमें दिया हुआ है। तो अगर थोड़ी सी भी अगर तुम्हें थोड़ी सी मैकेनिक्स अगर ध्यान हो तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू F इंटू आर है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? D F, जो फोर्स हम लोग लिखते थे, जो फोर्स हम लोग यहां से लिखते थे, फोर्स F नेट, जो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? माइनस dV/r/dr। मैं इस टर्म्स में इसको क्यों लिखा? जैसे हम लोग वहां यूज करते थे F इक्वल्स टू माइनस ∂u/∂x, ऐसा यूज करते थे। ∂u/∂x i कैप प्लस यहाँ पर हम लोग यूज करते थे, और एक माइनस ∂u/∂y j कैप माइनस ∂u/∂z k कैप। इस फॉर्मेट में हम लोग फोर्स को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते थे, जो भी हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्स थी उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको U की जगह पे V लिखा गया है। ठीक है, उसी के टर्म्स में हम लोग रहने देंगे। और जो इसकी जो वहां पर हम लोग x y z के टर्म्स में वेरी करते थे, यहाँ पे R के टर्म्स में वेरी कर रहा है। तो इस टर्म्स में हम लोग इसको फोर्स को लिख सकते हैं। और अगर हम लोग इसको एक बार पार्शियल डेरिवेटिव इसका ले R के टर्म्स में, तो ये जो मेरे पास में फोर्स आ रहा है F नेट, जो कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस F। ठीक है, ये मेरे पास में इतना फोर्स आ रहा है, माइनस मतलब टुवर्ड्स द रेडियस, अगर टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर मेरे पास में ये सेंटर है, यहां से r डिस्टेंस है और ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल पे जो एक फोर्स लग रही है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। ठीक है, ये एक फोर्स लग रही है। तो दिस इज नेट फोर्स इज F। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, F-F क्यों आया? क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर ये फोर्स लग रही है। तो फोर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया। जो बोर्स का जो बेसिक चीज था, जो बेसिक मॉडल था, नेट फोर्स, जो उन्होंने उसमें हमारा फोर्स कैसे निकालते थे हम लोग? उसमें हम लोग K Q1 Q2/r², जो कुलम्बिक फोर्स था, वो हम लोग लिखते थे K इंटू ZE इंटू E डिवाइडेड बाई R² लिखते थे। यहां पर नेट फोर्स F दिया हुआ है, और दिस नेट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग कैसे लिखते हैं? mv² डिवाइडेड बाई कैपिटल R। R इसकी रेडियस दी हुई है। तो इस तरह से हम लोग इस F को, हम लोग जो F हमने निकाला, ये जो कांस्टेंट F है, दैट इज इक्वल टू mv²/r। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं? हमें रेडियस का हमें वेरिएशन बेसिकली बताना है। ठीक है, रेडियस का वेरिएशन बताना है। दूसरी चीज हम लोग लिखते थे क्या? एक चीज और मैंने बताया था जो बोर्स मॉडल में, दैट इज इक्वल टू mvr दैट इज इक्वल टू nh/2π। तो ये दो चीजें हम लोग यूज करते थे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स वाला रिलेशन, और ये दूसरा जो हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम वाला रिलेशन, mvr इक्वल्स टू nh/2π। अब यहां से हम लोग r और v दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर हम लोग फर्स्ट को देखें तो F इंटू आर डिवाइडेड बाई m दैट इज इक्वल टू v², ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो है, सेकेंड वाले से देखो, v अगर मैं निकालूं तो सेकेंड वाले से v अगर हम लोग निकालें तो v इज बेसिकली nh/2πmr।
तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, और ये एम आर नीचे आ जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा, तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर। बेसिकली सेकंड इक्वेशन से मैंने वी निकाल दिया और उसका स्क्वायर कर दिया और उसको फर्स्ट इक्वेशन के वी से इक्वेट कर दिया, एफ आर डिवाइडेड बाई एम। तो बेसिकली हम लोग देखें तो यहाँ से अगर मैं बाकी चीज़ थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम लोग रब करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, इसको फर्दर सॉल्व करें, तो बेसिकली आर का मुझे निकालना है, एम से एक एम यहाँ काट सकता हूँ, ठीक है, और ये आर स्क्वायर ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज आर क्यूब। आर क्यूब प्रोपोर्शनलिटी मुझे देखना है, ठीक है, तो बाकी सारी चीज कांस्टेंट है इसमें, एच मेरे पास में कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ये एफ ये तो कांस्टेंट है। यहाँ से जो प्रोपोर्शनलिटी निकल रही है, आर क्यूब इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। देखो इस वाले इक्वेशन से अगर हम लोग देखें तो बेसिकली आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मुझे इतने ही से मतलब है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन रेज़्ड टू पावर 2/3। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये आर की प्रोपोर्शनलिटी आ गई, ठीक है भाई। अब मुझे वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, तो वो तो हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं, बस प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स में हम लोग को बात करनी है, ठीक है। तो ये रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी आ गई। अच्छा, अब वेलोसिटी की कैसे निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दो यार, चलो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो इसको उठा के, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और आर की अगर प्रोपोर्शनलिटी देखना है सिर्फ मुझे, तो वी स्क्वायर इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो यहाँ से वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू एन रेज़्ड टू पावर 2/3, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ से कि v इज प्रोपोर्शनल टू एन रेज़्ड टू पावर 2/3 है, 2/3, दैट इज बेसिकली 1/3। तो यहाँ से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, v इज प्रोपोर्शनल टू एन रेज़्ड टू पावर 1/3, ठीक है। ये छोटी सी चीज है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक ऑप्शन हमारे पास में बिल्कुल मिलता जुलता आ गया, दैट इज बी। अब बात आती है एनर्जी की, तो एनर्जी की हम लोग चलो फटाफट चर्चा करते हैं एनर्जी की। तो यहाँ से हम लोग क्या हटा सकते हैं, ये सब चीज हटा देते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ से लिख देते हैं, मैं वी को यहाँ लिख देता हूँ, v इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर मेरे पास है एन रेज़्ड टू पावर 1/3, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशन हमारे पास में रहने दो इधर। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बेसिकली हम लोग कैसे, टोटल एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास में। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, इस तरह से देखो काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी हमें दिया हुआ है एफ इंटू आर, ठीक है। तो ये आर पे दिया हुआ है, और हम लोग अगर बोले कि ऑर्बिट हमारा अगर rth ऑर्बिट है, मतलब ऑर्बिट हमारा कैपिटल आर है, ठीक है, तो इसको हम लोग एफ इंटू कैपिटल आर लिख सकते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसको देखो हाफ एम वी स्क्वायर को मैं कैसा लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर को मैं एफ आर लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन से एम वी स्क्वायर को मैं एफ आर लिख सकता हूँ, तो हाफ एम वी स्क्वायर को हाफ इंटू एफ इंटू आर लिख सकता हूँ, प्लस एफ इंटू आर, दिस इज द टोटल एनर्जी, दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ एफ आर। ये मेरे पास में टोटल एनर्जी आ गई, 3/2 टाइम्स ऑफ एफ इंटू आर। अच्छा, आर की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन रेज़्ड टू पावर 2/3 है, ठीक है। अब आर की हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आर की एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए थी, तो वो मैंने मिटा दी। चलो एक बार फिर से हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं यार, आर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आर की एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी है, तो आर की एग्जैक्ट वैल्यू, एक सेकेंड मैं ये सब कुछ एक बार हटा देता हूँ। आर की एग्जैक्ट वैल्यू एक बार हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, बस आर की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एम वी स्क्वायर इज बेसिक इज इक्वल टू, यहाँ से निकला हमारे पास में एफ आर डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन से हमने निकाला था एम वी आर इक्वल्स टू वी, दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से था ये चीज रिलेशन, सेकंड इक्वेशन से v इक्वल्स टू मेरे पास में आया एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, 2 पाई एम इंटू आर, ये हमारे पास में रिलेशन आया। मैं बाकी सब चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो फटाफट हम लोग आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, और इन दोनों को इक्वेट कर दे, वी स्क्वायर यहाँ से इसको स्क्वायर करके इक्वेट कर दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ वाली पहली इक्वेशन की वी स्क्वायर से कंपेयर कर दो, एफ आर बाई एम जो हमने किया था, और आर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक एम से ये एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर क्यूब की जो वैल्यू आ गई मेरे पास में, आर क्यूब की जो वैल्यू आ गई दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम, और ये नीचे में एक एफ आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर क्यूब। तो आर की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज बेसिकली एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम एफ होल रेज टू पावर, दिस इज एफ
होल रेज टू पावर 1/3 बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब वैल्यू को यहाँ पर डाल दो ई वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में डाल दो इसकी वैल्यू को, तो ई इज बेसिकली 3/2 टाइम्स ऑफ एक आर ऑलरेडी एक एफ है, एफ को अंदर डालना है मुझे, तो क्यूब रूट के अंदर डालूंगा तो क्यूब के साथ अंदर जाएगा, तो बेसिकली एन स्क्वायर एच स्क्वायर और नीचे एक एफ पड़ा हुआ है तो एफ स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू एम होल रेज टू पावर 1/3। देखो कौन सा आंसर मैच करता है, बिल्कुल अच्छे से मैच होता हुआ दिखेगा हमें। सी बहुत अच्छे तरीके से मैच हो रहा है, तो ए यहां से हम लोग देख सकते हैं बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, अगर हमें बेसिक चीज पता है, बेसिक अगर हमें बोर्स मॉडल पता है तो हम लोग बहुत इजी तरीके से, वो भी क्या लगा यार, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करना था और एक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा, F = -du/dx या -du/dr, ठीक है, या -dv/dr यहाँ पर v के टर्म्स में दिया हुआ है, तो बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग टैकल कर सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE एडवांस 2019 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ फ्री हाइड्रोजन एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा a गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम द स्टेट n = 1 टू स्टेट n = 4। तो एक मेरे पास में इस तरह का n = 1 स्टेट है, यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं n = 4 स्टेट इस तरह से बना सकते हैं। और बेसिकली एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है एक हाइड्रोजन एटम, और वो यहाँ से n = 1 से n = 4 तक इस तरह से जंप करता है। और कैसे? एक इस तरह से फोटोन एब्जॉर्ब करके, और फोटोन की जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा a, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर दैट द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू n = m स्टेट बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा e। अब देखो फोटोन एमिट कर रहा है, फोटोन एमिट कर रहा है तो वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा, ठीक है। तो लोअर एनर्जी स्टेट कहीं पे इस तरह से आता है, और मैं इसको बोल देता हूं n = m। हमें पता नहीं है अभी, कुछ भी हो सकता है, वो 4 से 3 में भी आ सकता है, 4 से 2 में भी आ सकता है, या 4 से 1 में भी आ सकता है, हमें नहीं पता कहाँ पे आया है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है तो भी इस तरह से फोटोन रिलीज करता है, और जिसकी वेवलेंथ इज लैम्डा e, ठीक है। लेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन आर डेल्टा PA एंड डेल्टा PE। तो जैसे ही ये फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, जो एटम है उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, सही बात है। और फोटोन एमिट करेगा तो भी उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। तो वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन और एमिशन के टाइम पे जो उसका मोमेंटम का चेंज आया है एटम में, वो बेसिकली डेल्टा PA है और डेल्टा PE है, ठीक है भाई। और इसके अलावा हमें एक रिलेशन दिया हुआ है लैम्डा a/λe की वैल्यू 1/5। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। HC की वैल्यू दी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 नैनोमीटर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारी चीजें दी हुई है। तो देखो हम लोग एक चीज तो बोल सकते हैं ना, जब ये एनर्जी बेसिकली एक फोटोन एब्जॉर्व करता है, तो फोटोन एब्जॉर्व करता है मतलब कुछ एनर्जी एब्जॉर्व किया, तो उसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी हम लोग कैसे लिखते हैं, HC। सपोज उसने लैम्डा ए एब्जॉर्व किया, मतलब इतना एनर्जी उसने एब्जॉर्व किया, इतना एनर्जी एब्जॉर्व किया, और तो इतना एनर्जी हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, 13.6 इंटू Z²। तो हाइड्रोजन है इसलिए Z² को मैं 1 ही लिख देता हूं डायरेक्टली, इंटू 1/n1² टू n2², दैट इज 1/1² माइनस 1/4², क्योंकि 1 से वो 4 में जंप करता है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी बेसिकली वो एब्जॉर्व करता है, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या करता है, 4 से m में जंप करता है और वो फोटोन रिलीज करता है, मतलब एनर्जी रिलीज करता है। तो कितनी एनर्जी रिलीज किया, HC/λE एनर्जी वो रिलीज किया, ठीक है। HC/λE एनर्जी वो रिलीज किया, तो ये एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, 13.6 इंटू Z² अपॉन 1/m² माइनस 1/4², ठीक है। यहां पर 4 to m आ रहा है और वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट मींस वो एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, इसलिए मैंने यहां नेगेटिव इसके साथ कंपनसेट कर लिया है, ठीक है। ऊपर वाले टर्म में क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, नीचे वाले में एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। इतनी एनर्जी, ये लैम्डा E फोटोन बाहर निकला, दैट मींस इतनी एनर्जी इसकी रिलीज हुई, और लैम्डा A मतलब इतनी एनर्जी उसने ली, तो वो हायर एक्साइटेड स्टेट में इस तरह से ऊपर पहुंच गया, और एनर्जी जब रिलीज करेगा तो वो लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो ये बेसिकली मेरे पास में 2 इक्वेशन है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन से मैं m की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं सिंपली क्या करूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। मैं करूंगा 2 को मैं अगर डिवाइड कर दूं फर्स्ट से, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो देखो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो HC दोनों से कट जाएगा, और बेसिकली मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 डिवाइडेड बाई 1 करें तो लैम्डा a/λE मिलेगा मुझे, लैम्डा a/λE 13.6 दोनों से ऊपर नीचे कट जाएगा,
और 1/m² माइनस 1/16 डिवाइडेड बाई ऊपर वाला टर्म मिलेगा मुझे 1/1 माइनस 1/16, तो 1 माइनस 1/16 हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। और देखो एक चीज हमें दी हुई है, लेमडा ए बाई लेमडा ई की वैल्यू हमें दी हुई है 1/5, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 15/16 दैट इज इक्वल टू 1/m² माइनस 1/16, और ये चीज हमें मिल जाएगा यहाँ से 3/16 प्लस 1 4/16 दैट इज 4/16 इज 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/m², और यहाँ से m की वैल्यू मेरे पास में 2 आ जाती है। दैट मीन्स जो इसने जंप लगाई, जो एक्साइटेड स्टेट दैट इज n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2 पे इसने जंप लगाई, एटम की जो एनर्जी स्टेट आई वो n इक्वल्स टू 2 आई, ठीक है, 4 से 2, तो ए ऑप्शन मेरे पास में यहाँ से करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ए अगर करेक्ट हो जाता है तो अब हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो m इक्वल्स टू 2 आ गया, तो मैं लेमडा ई कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ है हमारे पास में, m की वैल्यू भी आ गई है, hc की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग अगर सॉल्व करें, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो hc की वैल्यू देखो यहाँ से मेरे पास में 1242 दी हुई है, 1242 डिवाइडेड बाई लेमडा ई निकालना है हमें, दैट इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1/m² इज 4 माइनस 1/16। तो अगर इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व तुम लोग इजीली कर सकते हो, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ अच्छी नहीं आती है, उसकी वैल्यू आती है 487 नैनोमीटर। तो 487 नैनोमीटर जब आती है तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा होता है, 418 मैच नहीं हो रहा होता है। ठीक है, चलो ये तो निकाल लोगे। सी पार्ट को हम लोग देखते हैं। सी पार्ट में बोला गया है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की बात की गई है, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा एक चीज देखो, अगर हम लोग बोले मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, अगर मैं फोटोन प्लस एटम को अपना सिस्टम मानूं, तो इन दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम को मैं बोल सकता हूं कि 0 है। ये अगर मैं इन दोनों को अपना सिस्टम मानूं, तो सिस्टम के ऊपर कुछ भी और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो फोटोन प्लस एटम की जो सिस्टम है, उसकी जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज 0। तो इस तरह का बहुत सारा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मोमेंटम में, इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करते हैं। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन, इनका जो सम है दैट इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहां पे। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन की अगर हम लोग बात करें, कब? जब उसने जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, जब वो एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, उस समय उसकी मोमेंटम कितनी चेंज हुई फोटोन की। तो देखो जो फाइनल मतलब चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगी, इसकी 0 हो जाएगी। जब वो जाके चिपक गया एटम से, जब वो जाके पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया, तो फाइनल मोमेंटम फोटोन की क्या हो गई, 0। और फोटोन की इनिशियल मोमेंटम हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, h/λ से, h/λ। तो जब वो एब्जॉर्ब हुआ तो लेमडा ए था, और एब्जॉर्ब वाले को लेमडा ए से हमने रिप्रेजेंट किया था। तो दिस इज बेसिकली h/λ, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम व्हेन एब्जॉर्ब्ड। तो बेसिकली मैं इसको एब्जॉर्ब लिख लेता हूं। उसी तरह से दिस इज डेल्टा पी इज h/λ ए। उसी तरह से जब वो एमिट हुआ, जब वो फोटोन एमिट हुआ, तो मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज h/λ सिमिलरली। ठीक है, अब देखो इन दोनों का रेशियो मुझे बेसिकली लेना है, इसका और इसका। तो डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा पी ई इज नथिंग बट h/λ ए डिवाइडेड बाई h/λ ई, h/λ ई। So this is nothing but lambda e by lambda a. Lambda e by lambda a, lambda e by lambda a is basically 5। और यहाँ पर क्या बोल रखा है इसने, 1/2। तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत दे रखा है इसने। अब हम लोग बढ़ेंगे डी पार्ट में, डी पार्ट। तो डी पार्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी पूछा गया ना, काइनेटिक एनर्जी। तो थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर से थोड़ा रब कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, देखो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। रेशियो पूछा है ना, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो देखो हमें एक चीज, एक रिलेशन पता है कि टोटल एनर्जी हमने शुरू में ही एक बार डिफाइन कर रखा था। एक चीज हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही देखा था कि टोटल एनर्जी इज, मैं बस बता दे रहा हूं उसमें क्योंकि इतनी जरूरत भी नहीं है, कि टोटल एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ये रिलेशन हमने देखा था। तो
टोटल एनर्जी का जो प्रोपोर्शनलिटी है दैट इज बेसिकली टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, z की वैल्यू तो यहाँ पर काम की नहीं है, z इक्वल्स टू 1 है, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो बोला गया है कि n इक्वल्स टू m टू n इक्वल्स टू 1 तक आया, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो, तो काइनेटिक एनर्जी जब n इक्वल्स टू 1 था, n इक्वल्स टू m था, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी जब n इक्वल्स टू 1 रहे, दैट इज बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि n इक्वल्स टू 1 जब था, तो यहाँ पर हम लोग ये इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर होना चाहिए ना, n का रेसिप्रोकल का स्क्वायर होना चाहिए, तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। देखो ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है भाई, अब m स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 2, तो दिस विल बी 1/4, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा काइनेटिक एनर्जी का दैट विल बी इक्वल टू 1/4। तो हाँ, डी में ये पार्ट सही दिखा रहा है, दैट मीन्स डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2018 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है कंसिडर अ हाइड्रोजन लाइक आयनाइज्ड एटम विथ एटॉमिक नंबर Z विथ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो बोर का जिस तरह का पोस्टुलेट्स था उसी बेसिस पे ये हाइड्रोजन लाइक एटम लिया हुआ है। इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस एटम द फोटोन एमिटेड in the n equals to 2 to n equals to 1 transition has energy 74.8 electron volt higher than the photon emitted in the n equals to 3 to n equals to 2 transition। तो इस चीज को समझो क्या बोला गया है, जो फोटोन एमिट हो रही है n इक्वल्स टू, सपोज मेरे पास में दिस इज 1, ये सपोज मेरे पास में n इक्वल्स टू 2 है, और ये सपोज मेरे पास में n इक्वल्स टू 3 है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, देखो यहाँ पर बोला गया है इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस एटम द फोटोन एमिटेड n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1। तो n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 जो एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस है उसकी वजह से जो एक फोटोन यहाँ से एमिट होती है, इसकी जो एनर्जी है दिस इज 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइयर देन द एनर्जी एमिटेड इन द स्पेक्ट्रम n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 3 से 2 बोला गया ना, n इक्वल्स टू 3 से 2। तो यहाँ जो एनर्जी निकल रही है, यहाँ जो एनर्जी है, सपोज मैं E1 बोल देता हूँ और E2, तो जो फोटोन निकल रहे हैं उनकी जो एनर्जी का डिफरेंस है, बेसिकली अगर बोला जाए तो E1 माइनस E2 की जो वैल्यू है, दिस E1 माइनस E2 इज 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इस चीज को समझो, दिस इज 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 माइनस E2 की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहां से जो फोटोन एमिट हो रहा है E1 जो एनर्जी लेके जो फोटोन एमिट हो रहा है, और यहां से जो एनर्जी एमिट हो रहा है एंड 3 से 2 तक में, ठीक है, तो 2 से 1 तक में जो जंप करके जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी जो एनर्जी है दैट इज 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हाइयर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी हमें लिखना आता है, एनर्जी हम लोग कैसे लिखते हैं, एनर्जी इज बेसिकली 13.6, फोटोन की जो एनर्जी होगी दैट इज बेसिकली 13.6 टाइम्स ऑफ Z स्क्वायर का टर्म में आएगा इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में हम लोग एनर्जी को लिखते हैं। ठीक है, दिस इज माई एनर्जी। अब हम लोग पहले के लिए लिखते हैं, जब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट जो ले रहा है दैट मीन्स n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 तक जा रहा है ना, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 तक, तो हम लोग लिख सकते हैं 13.6 इंटू Z स्क्वायर, तो 1 बाई n स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे 1 और 1 अपॉन 2, ये n इक्वल्स n2 हो जाएगा मेरे पास में 2 दैट इज 4, ये हो गया, माइनस हम लोग करेंगे। अब ये तो E1 की वैल्यू हो गई, दिस इज E1, E2 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 13.6 इंटू Z स्क्वायर। अब 3 से 2 तक जंप हो रहा है, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू द डिफरेंस इज 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अच्छा, 13.6 Z स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन निकालें तो दिस इज 1 माइनस 1/4, और यह आ जाएगा माइनस 1/4 प्लस 1/9, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 74.8। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो दिस इज 13.6 टाइम्स ऑफ Z स्क्वायर इंटू 11/18, ये चीज कैलकुलेट करो, दिस इज 11/18 दैट इज इक्वल टू 74.8। और यहां से हम लोग देखेंगे कि Z की जो वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगी दैट इज 3, बहुत इजीली ये निकल के आ जाता है। तो Z ही पूछा हुआ ना, बहुत सिंपली ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। Z की जो वैल्यू आ गई दैट इज 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा।
अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2017 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑर्बिट विथ क्वांटम नंबर ni टू अनदर विथ क्वांटम नंबर nf। ni से nf में ट्रांजिशन होता है। vi एंड vf आर रेस्पेक्टिवली द इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल पूछा गया है। इफ vi by vf is 6.25, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल nf इज व्हाट। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो हमें बेसिकली अगर हम लोग देखें इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसकी रेशियो हमें बेसिकली दी गई है vi by vf, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो पोटेंशियल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी की जो प्रोपोर्शनलिटी है, अगर इसकी रेशियो पूछी गई है तो डायरेक्टली हम लोग प्रोपोर्शनलिटी से जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था ऑलरेडी कि जो हमारे पास में टोटल एनर्जी है E, दैट इज बेसिकली माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। और हमें पता है कि जो एनर्जी की जो प्रोपोर्शनलिटी है, एनर्जी क्योंकि रेशियो पूछा गया है यहाँ पे, जब भी रेशियो पूछा गया दैट इज प्रोपोर्शनलिटी, तो एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी इज बेसिकली z स्क्वायर बाई n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है एनर्जी। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी भी z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी भी z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम बोल दिया, दैट मीन्स z इज 1। तो बेसिकली एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी V बेसिकली मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोपोर्शन Vi बाई Vf मैं बोलूं तो दैट इज बेसिकली nf बाई ni हो गया। दिस इज nf बाई ni और स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1 अपॉन n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह से मैं प्रोपोर्शनलिटी को लिख सकता हूं, ठीक है। और Vi बाई Vf की वैल्यू 6.25 दी हुई है, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 6.25। तो हम लोग बोल सकते हैं कि nf बाई ni इज नथिंग बट रूट ओवर 6.25, और रूट ओवर 6.25 कैलकुलेट करोगे 625 सबको हमको याद रहता है, दिस इज नथिंग बट 2.5, ठीक है। दिस इज nf बाई ni। अच्छा, अब यहां पे आके एक चीज अगर हम लोग थोड़ा सा हमें क्लिक करें कि दिस nf एंड ni बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर। अब तक चमक गया होगा कि क्या होना चाहिए, बोथ आर इंटीजर। nf और ni दोनों अगर इंटीजर है तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ nf क्या होगी, nf की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो देखो ni की हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं, ठीक है। ni को अगर हमने 1 ले लिया तो nf की वैल्यू 2.5, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू है, ni की वैल्यू हमने ली 2। इफ ni इक्वल्स टू 2 तभी हम लोग बोलेंगे कि nf मेरे पास इंटीजर आएगा, दैट इज 2.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 5। अगर हमने ni 1 लिया, ni अगर हमने 1 ले लिया तो nf इंटीजर नहीं आ रहा है, तो ni की 1 वैल्यू परमिसिबल नहीं है। तो ni की जो मिनिमम परमिसिबल वैल्यू है दैट इज 2, जिसके बेसिस पे हमें nf की वैल्यू 5 मिलेगी, 2.5 इंटू 2। तो इसकी जो वैल्यू हो गई nf की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 5। तो 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2016 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो भी हमने प्रोपोर्शनलिटी पढ़ रखी है, जो रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी पढ़ रखी है, एनर्जी की और एंगुलर मोमेंटम की, तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस हमें प्रोपोर्शनलिटी का पता होना चाहिए कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो बोर्स मॉडल में ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, स्टार्टिंग में भी मैंने इसकी बात करी थी, और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाईली एक्साइटेड स्टेट्स फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स विथ न्यूक्लियर चार्ज Ze आर डिफाइंड बाय देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, और n की वैल्यू यहाँ पे ली गई है ग्रेटर देन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू। तो बेसिकली हमें पूछा गया रिलेटिव चेंज इन रेडियाई ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स। तो जो हमारा बोर जो एटॉमिक मॉडल रहता है उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसकी रेडियाई, तो ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। जो रेडियस होते हैं, रेडियस दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n स्क्वायर अपॉन z। तो ये हमारे में पहला इक्वेशन हम लोग अगर बोल सकते हैं इसको। दूसरा पूछा गया रिलेटिव चेंज इन एनर्जी भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो ये दूसरा हम लोग यूज करने वाले हैं। तीसरा बोला गया है एंगुलर मोमेंटम हमें पता है दैट इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, ठीक है। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू n। तो ये बेसिकली 3 अगर हमें इक्वेशन पता है ना, तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी है बेसिकली छोटी सी बात है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं बोर्स मॉडल में। सबसे पहले तो यही सारी चीजें पढ़ते हैं। तो ये चीज अगर जिसको पता है वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा।
ठीक है, तो देखो रिलेटिव चेंज इन रेडियाई बोला गया है, दो कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स, तो हम लोग ऑर्बिटल लेंगे n और n+1, n और n+1 अगर हम लोग ऑर्बिटल लेते हैं तो सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस डेल्टा r अपॉन r की बात करते हैं, तो डेल्टा r अपॉन r किसके प्रोपोर्शनल होगा? देखो अगर हम लोग n+1 से और n दो ऐसे ऑर्बिटल चूज करते हैं, ठीक है, n+1 और n, इसके लिए डेल्टा r बाई r अगर लिखने जाए तो हम लोग n स्क्वायर अपॉन z के प्रोपोर्शनल है, तो n+1 का होल स्क्वायर अपॉन z लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस n स्क्वायर अपॉन z, जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो ऊपर नीचे से कट जाएगा डेल्टा r से और r से, ठीक है, तो बाकी सारी चीजें की हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड बाई, अब r किसके प्रोपोर्शनल है, तो n+1 ले लो या n ले लो, हम लोग इजी करने के लिए इसको n लेंगे, क्योंकि 1 जो है n इज ग्रेटर देन 1, तो हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो बेस जो है वो n स्क्वायर अपॉन z भी मैं ले सकता हूँ, n+1 होल स्क्वायर बाई z ले लो, जिसको भी बेस लेना चाहो, हम लोग डेल्टा r अपॉन r लेते हैं, तो बेसिकली दो ऑर्बिटल्स के बीच का हम लोग रेडियस देख रहे हैं, तो n+1 और n+1 के कंपैरिजन में n को देख रहे हो या n के कंपैरिजन में n+1 को, मैटर नहीं करता क्योंकि n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो बेसिकली इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो z सबसे हम लोग इस तरह से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जैसे ही ये कैंसिल आउट कर देते हैं डेल्टा r बाई r जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ z आ जाता है, और ए ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाता है। तो देखो रिलेटिव चेंज इन रेडियाई ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स डज नॉट डिपेंड ऑन z, ठीक है, अब डेल्टा r बाई r किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहां से देख सकते हैं दिस इज n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर में बोल सकता हूं, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, 1 को हम लोग 2n के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे और ये हम लोग लिख देंगे 2n बाई n स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 2 बाई n, दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन में आते हैं, सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में पूछा गया है रिलेटिव चेंज इन एनर्जीज, तो डेल्टा ई बाई ई की बात कर रहे हैं, डेल्टा ई बाई ई, ई इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन n+1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, n से और n+1, ठीक है, उसके बीच का हम लोग ले रहे हैं, उसके बीच का हम लोग उन दोनों के बेसिकली उनके रिलेटिव जो भी हमारा चेंज देख रहे हैं, रिलेटिव चेंज डिवाइडेड बाई ई, बेस किसको भी ले सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर में ले लेता हूँ, जेड स्क्वायर देखो ये यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो, और ये तो सिंपल जोड़ना घटाना है भाई, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर इंटू ये नीचे वाला n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, और n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे, और ऊपर जो मेरे पास में बचेगा वो बचेगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n+1 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज n स्क्वायर सिंपली, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 1, तो 1 को यहाँ नीचे इग्नोर कर दिया मैंने, यहाँ से n स्क्वायर से ये कैंसिल आउट कर दिया, 2n प्लस 1 है उसको मैं सिंपली 2n लिखूंगा क्योंकि 1 अभी भी इग्नोर कर दिया, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट 2 बाई n, 2 बाई n दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n, तो ये आ रहा है क्या, नहीं 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 आ रहा है, सी इज गलत। अब आ जाओ डी पे, डी पे क्या बोला गया है भाई, डी पे बोला गया है l एंगुलर मोमेंटम, तो डेल्टा l बाई l, l इज प्रोपोर्शनल टू n, तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं n+1 माइनस n डिवाइडेड बाई नीचे में n, ठीक है, बेस कुछ भी ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा, दिस इज बेसिकली 1 बाई n के प्रोपोर्शनल आ गया, 1 बाई n, डेल्टा l बाई l ये बेसिकली 1 बाई n के टर्म्स में वेरी करता है, तो क्या दिस d इज ऑल्सो करेक्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं a b एंड d आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE एडवांस 2016 में, इस क्वेश्चन में बोला गया है हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट n = 1 इज इरेडिएटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 970 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा मेरे पास में कितना दिया हुआ है 970 एंगस्ट्रॉम, और इस किस चीज का लैम्डा है, ये मेरे पास में जो फोटोन है, इस फोटोन से उसको इरेडिएट किया गया था, जो एटम है उसको इरेडिएट किया गया था, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये n = 1 पे सपोज है, ठीक है, जो उसकी एक्साइटेड वो ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये n = 1 पे इनिशियली वो था, और ये फोटोन लेने के बाद वो किसी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, सपोज वो n = n पे चला गया, n स्टेट पे चला गया, nth एक्साइटेड स्टेट पे, ठीक है, कितनी एनर्जी लेने के बाद, इस वेवलेंथ की एनर्जी लेने के बाद, इस फोटोन की एनर्जी लेने के बाद, और फोटोन की वेवलेंथ यहाँ पे दी हुई है,
टेकिंग Hc/E इक्वल्स टू दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Hc/E की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 1.237 इंटू 10⁻⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, Hc/λ, अगर हम लोग सिंपली Hc/λ करें तो वो फोटोन की एनर्जी आएगी, और वो Hc/λ अगर हम लोग सिंपली Hc/λ करेंगे तो वो बेसिकली हमें जूल में मिलेगा। और Hc/E अगर हमें दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अगर हम लोग Hc/E और इसमें हम Hc/λ करेंगे तो वो बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें Hc/E की वैल्यू दी हुई है, तो अगर हम लोग इसमें लैम्डा डिवाइड कर दें तो डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है मुझे -13.6, ये हमें मालूम भी था। द नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले तो देखना ये है कि वो कौन से एनर्जी स्टेट पे गया, कौन से एन पे गया, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, Hc/λE, दिस इज द टोटल एनर्जी। ठीक है, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन, और ये एनर्जी रिसीव करके वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो दूसरे इन दोनों जो जिस भी एक्साइटेड स्टेट में गया, उन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है, वही एनर्जी डिफरेंस इस फोटोन के एनर्जी की वजह से उसको मिला होगा, एंड उसकी जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 13.6 टाइम्स ऑफ Z² हम लोग लिखते हैं 13.6 टाइम्स ऑफ Z² इंटू 1 ग्राउंड स्टेट 1/(1)² माइनस 1/(n²). इस तरह से हम लोग लिखते हैं, और Z की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में 1 दी हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात की गई है। अब Hc की जो वैल्यू है दैट इज Hc/E की वैल्यू आएगी मेरे पास में 1.237 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमें दी हुई है 970 एंगस्ट्रॉम। तो 970 एंगस्ट्रॉम दैट मीन्स 10⁻⁻10, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 13.6 इंटू 1 - 1/(n²). ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां से अगर मैं बात करूं 1 - 1/(n²) दैट इज इक्वल टू 1.237 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 970 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 13.6। और अगर मैं एक काम करूं यहाँ से, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसको, ये तो इजीली सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो n की जो वैल्यू मेरे पास में निकल के आती है, n की वैल्यू हमारे पास में 4 निकल के आती है। इतना तुम लोग सॉल्व कर लोगे, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये चीज़ तुम लोग सॉल्व कर लोगे। जो यहाँ पर मेन पर्पस है, n की जो वैल्यू आई, n की वैल्यू मेरे पास में 4 आ गई, तो इतनी एनर्जी लेके वो 4th एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब 4th एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अब वो कौन कौन सा एमिशन कर सकता है। तो देखो, अगर तुम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो दिस इज नथिंग बट 4c2, इजीली इसको तुम लिख सकते हो 4c2 इक्वल्स टू 6। अब ये 6 कैसे हुआ, अगर जिसको फॉर्मूला कभी भूल गए और तुमको पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ, तो देखो n इक्वल्स टू 4 मेरे पास में लेवल है इस तरह से, n इक्वल्स टू मेरे पास में 3 है सपोज, n इक्वल्स टू सपोज मेरे पास में 2 है, और ये मेरे पास में n इक्वल्स टू 1 है। इस तरह से अब तुम यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो कि कौन कौन सा एनर्जी मेरे पास में स्पेक्ट्रम आ सकता है। तो अगर हम लोग हमारा जो एक ऐसा एनर्जी स्पेक्ट्रम, एक ऐसा सकता है n इक्वल्स टू 4 से सपोज n इक्वल्स टू 1 पे गया, 3 से मेरे पास में 1 पे गया, एक सेकेंड, 3 से 1 पे गया, अरे यार सीधी लाइन क्यों नहीं बन रही है, 3 से 1 पे जा सकता है। ठीक है, 2 से 1 पे जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मेरे पास में 4 से गया सपोज 2 पे। ठीक है, 4 से मेरे पास में गया 2 पे, फिर 3 से गया मेरे पास में 2 से, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या 4 से 3 पे गया, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे पास में। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई देख लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गई। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 1, इसमें वो कहाँ कहाँ जंप ले सकता है। n इक्वल्स टू 4 से 3 जा सकता है, n इक्वल्स टू 4 से 2 जा सकता है, किसी भी दूसरे स्टेट में जा सकता है। ठीक है, कोई भी दूसरे स्टेट में जा सकता है, 3 से 2 में भी जा सकता है। मतलब इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बनती है टोटल, ये देखो, ये मेरे पास में ऐसा समझ लो कि टोटल ये मेरे पास में 4 स्टेट है, 4 स्टेट में से वो किसी भी स्टेट में जा सकता है। तो किसी भी स्टेट में जा सकता है, मतलब किसी भी किसी भी दो स्टेट के बीच का जंप है, किसी भी 2 स्टेट के बीच का जंप, और उसकी वजह से वो एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हो रही है फोटोन के टर्म्स में, वो एनर्जी रिलीज हो रही है किसी भी 2, मतलब 4 में से वो कोई सा 2 स्टेट में जा सकता है। तो इसी को तो हम लोग 4c2 बोलते हैं, 4 में से कोई 2। अगर थोड़ा सा भी तुमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है तो 4 में से कोई 2 सेलेक्ट करना है, उन दोनों के बीच का जंप,
चार में से कोई दो के बीच का जंप, दैट इज 4c2। ठीक है, तो जिसको फॉर्मूला पता था तो वो सिंपल ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, और ये चीज समझ में भी आती है कि ये क्यों 4c2 हो रहा है। किसी भी दो एनर्जी स्टेट के बीच का जंप है एंड दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इतनी स्पेक्ट्रल लाइंस होगी मेरे पास में, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस होगी इस केस में। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2015 में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में बोला गया, देखो, कंसीडर हाइड्रोजन एटम z इक्वल्स टू 1 विथ इट्स इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिटल में भटक रही है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 90 नैनोमीटर इट इज यूज्ड टू आयनाइज द एटम। ठीक है, एटम को आयनाइज कर दिया। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ एन इज व्हाट। तो बहुत ही सिंपल है, एचसी की वैल्यू भी हमें दी हुई है। तो सबसे पहले तो देखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो दिया गया वेवलेंथ 90 नैनोमीटर का, मतलब कितनी एनर्जी उसको दी गई, उसको बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी दी गई। तो वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज बेसिकली एचसी बाई लेमडा। और एचसी बाई लेमडा को देखो क्या, एचसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, डिवाइडेड बाई लेमडा हमें नैनोमीटर में डालना है, दैट इज 90 नैनोमीटर में। बहुत आराम से ये सारी चीजें दी हुई है। तो ये जो वैल्यू है ना, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इजीली कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, ये आराम से 9 से डिविजिबल है, बहुत ही आराम से इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ये एनर्जी आई। अब हमने इसको इतनी एनर्जी दी, अब ये एनर्जी देने के बाद इसके साथ क्या क्या हुआ, देखो। ये एनर्जी देने के बाद एक तो वो आयोनाइज तो हुआ ही हुआ, एटम से वो बाहर निकला। आयोनाइज होने के साथ साथ उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आई। तो बेसिकली ये जो एनर्जी है, दिस इज यूज्ड टू आयोनाइज कर रही है, जो जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है, प्लस उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब ये आयोनाइज में कितनी एनर्जी लगेगी, तो वो हमें पता है। देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड तो हमारे पास में 1 है, तो इंटू डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर में डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो nth ऑर्बिट में जो था। ठीक है, वहां की एनर्जी इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इतनी एनर्जी लगी इसको लगानी पड़ी होगी इसको आयनाइज करने के लिए। ठीक है, इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी आयनाइज करने के लिए, प्लस इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी निकलने के बाद, दैट इज 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये बहुत ही इजीली हमें एन स्क्वायर की वैल्यू 4 निकल के आ जाती है, और एन स्क्वायर की वैल्यू 4, दैट मीन्स एन इक्वल्स टू 2। तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एन इक्वल्स टू 2 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज आंसर। अब जो हमारे पास आज का आखिरी सवाल है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2013 में। इस क्वेश्चन में बोला गया, देखो, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम इज 4.5 ए नॉट। तो ये चीज अगर तुमने पढ़ा होगा, व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट इज बोर रेडियस। ठीक है, इसको मैं एक बार बताता हूं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रेडियस हमने किस तरह से याद किया था, रेडियस इज बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स में याद किया होगा तुमने। रेडियस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, एन स्क्वायर जेड अगर हमने देखा था, तो इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी में अगर हटाता हूं तो ये बेसिकली आ जाता है, दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड टाइम्स ऑफ ए नॉट। तो ये ए नॉट यहाँ पे क्या है, ए नॉट इज बेसिकली बोर रेडियस। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, बोर रेडियस। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहां पर बोला गया है कि जो रेडियस है दैट इज 4.5 ए नॉट। तो रेडियस की वैल्यू अगर मैं 4.5 ए नॉट पुट करता हूं तो एन स्क्वायर अपॉन जेड ए नॉट यहां से आ जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन स्क्वायर बाई जेड की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4.5। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास में है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है, इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 3h अपॉन 2 पाई। तो ये तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज nh अपॉन 2 पाई, एंड दैट इज यहां पर बोला गया है 3h अपॉन 2 पाई। तो बहुत इजीली हम लोग बोल सकते हैं कि n की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 3, मतलब ये थर्ड ऑर्बिट में है। ठीक है, थर्ड में है। तो n की वैल्यू अगर 3 है तो z की वैल्यू हम लोग यहां से बता सकते हैं एन स्क्वायर अपॉन जेड से। ठीक है, तो यहां पर पुट कर दो, n की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो यहां पर ये 3 पुट करने पे ये 9 बाई जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास में 4.5, और हम लोग बोल सकते हैं कि z की वैल्यू मेरे पास में निकल के आ गई 2। तो ये दो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो जो डब्बा में मैंने पैक किया, ये दो वैल्यू हमारे पास में रिक्वायर्ड है। अच्छा, पूछा क्या गया है, द पॉसिबल वेवलेंथ्स व्हेन एटम डी एक्साइट्स, और आर को डिफाइन किया गया है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में हमें वेवलेंथ के टर्म्स में हमें एनर्जी लिखना, वो चीज आता था।
तो बेसिकली वही वाला इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? जो हमने देखा था ना 1 अपॉन लेमडा वाला, दैट वाज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये मैंने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला बताया था। और ये कहाँ से आता है? ई, ये बेसिकली वहीं से आया हुआ है। ई एनर्जी को एच सी बाई लेमडा के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। एनर्जी इज ई इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा के टर्म्स में, और बेसिकली ये एक कांस्टेंट वहाँ से आता है, ठीक है, जो हमने ये बेसिकली तुमने डिराइव भी कर रखा होगा, ठीक है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट के टर्म्स में। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा है कि पॉसिबल वेवलेंथ्स व्हेन एटम्स डी एक्साइड्स। तो अब n इक्वल्स टू 3 में जाके वो कहाँ से कहाँ तक डी एक्साइड हो सकता है? n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू बेसिकली मेरे पास में ये एनर्जी लेवल आ सकती है n इक्वल्स टू 1। तो एक तो डी एक्साइटेशन हो सकता है n इक्वल्स टू 3 से 1 में, 3 से 2 में भी हो सकता है, और 2 से 1 में हो सकता है। तो इतनी बेसिकली हमारे पास में वेवलेंथ आ सकती है, इस एनर्जी जंप के लिए वेवलेंथ आ सकती है। तो एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 बाई लेमडा फर्स्ट हम लोग बोल दे। लेमडा फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक के लिए हम लोग जंप मान रहे हैं? सपोज हम लोग बोल देते हैं 3 से 1 में जंप हो रहा है, 3 से 1 में। तो 3 से 1 के लिए जो निकालेंगे लेमडा, तो r इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है। तो 4r इसको मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से 4r बोल देता हूँ इसको। दिस इज 4r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर। अभी 1 अपॉन n1 स्क्वायर, तो बेसिकली इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक जंप हो रहा है? 3 से 1 तक जंप हो रहा है। तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 1 बाई 9। तो 4r इंटू बेसिकली 9 माइनस 1, 8 बाई 9। तो इतनी वैल्यू आ गई, दैट इज बेसिकली 32r बाई 9। तो ये 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू आ गई, पहली जो आई। तो लेमडा की एक जो वैल्यू आ गई, दैट इज उल्टा कर दो इसको, 9 बाई 32r। तो कोई सा ऑप्शन है क्या? पहला, 9 बाई 32r। तो ए तो हमारे पास में देखो यहाँ से करेक्ट आ गया। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा निकालेंगे भाई, चलो दूसरा निकालते हैं। दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा निकालेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक वाली, ये वाला हमने निकाल दिया। दूसरा लेमडा, चलो ये निकालते हैं 3 से 2 वाला। 3 से 2 वाला तो 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू आ जाएगी r इज r, जेड स्क्वायर को 4 हो गया, तो 4r यहाँ मैं लिख सकता हूँ। 3 से 2 हम लोग निकाल रहे हैं, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 4r, और 4 और 9 36 आ गया ये, और 9 से 4 5 आ गया ये, 5/36। तो ये मेरे पास में कितना आ गया? 4 से 9 टाइम्स में कट गया, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज 1 बाई लेमडा की वैल्यू आई। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई? लेमडा की वैल्यू आ गई 9/5r। तो ये कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? हाँ, सी ऑप्शन देखो यहाँ से, सी ऑप्शन भी एक पॉसिबल वेवलेंथ है। और एक पॉसिबल वेवलेंथ कोई है 2 से 1। 2 से 1 वाला का हम लोग निकालते हैं। 2 से 1 हम लोग निकालते हैं। चलो 2 से 1 निकालते हैं, तो 1 अपॉन लेमडा दैट इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर 4r लिख सकता हूँ, और ये 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये बेसिकली अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4, ठीक है। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/4, दैट इज कितना हो जाएगा? कितना? 3/4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और लेमडा की एक वैल्यू मेरे पास में आ गई 1 अपॉन 3r। तो ये चीज़ दिया हुआ नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल वेवलेंथ। तो बेसिकली हमारे पास में कितना आ गया? 2 पॉसिबल, ये 2 हमारे पास में इसमें आ गए जो कि हमारे ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से A एंड C आर करेक्ट ऑप्शन। तो A एंड C आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी हम लोग 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर दें इस वीडियो को। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।